प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। आफ्टरनून फ्रेंड्स, आज की कुछ अपडेट्स इस प्रकार से हैं। अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल में हुए एक ज़बरदस्त विस्फोट में 6 लोगों की मौत हुई है। यह विस्फोट काबुल में विदेश मंत्रालय रोड पर दौदई ट्रेड सेंटर के नज़दीक हुआ। जांच में पता चला कि खूंखार आतंकी संगठन ISIS के आत्मघाती हमलावर ने खुद को उड़ा लिया। इस विस्फोट में 6 लोगों की मौत हुई है। फिलहाल जांच एजेंसियां घटना की जांच में जुटी हैं। घायलों में बच्चे भी शामिल हैं। जिस इलाके में विस्फोट हुआ वहाँ कई सरकारी इमारतें और दूतावास स्थित हैं। इससे पहले एक इतालवी NGO के अस्पताल के मुताबिक सोमवार को काबुल में अफगानिस्तान के विदेश मंत्रालय के पास विस्फोट में कम से कम 2 लोगों की मौत हुई थी और 12 अन्य घायल थे। हालांकि बाद में मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 6 हो गया। NGO काबुल शहर में लंबे समय से चले आ रहे युद्ध के पीड़ितों के इलाज में विशेषज्ञता वाला एक सर्जिकल सेंटर चलाता है। हालांकि तालिबान के अधिकारियों ने अभी तक इस घटना पर कोई टिप्पणी नहीं की है। सोमवार की घटना दोपहर के भोजन के समय हुई, जब शहर में विशेष रूप से भीड़ होती है। रमज़ान के इस्लामी महीने में के दौरान सरकारी कार्यालय के कर्मचारी जल्दी निकल जाते हैं, ऐसे भीड़ कुछ ज़्यादा ही रहती है। आइए अब अमेरिका के स्कूल के बारे में कुछ बात करें। अमेरिका में एक बार फिर गोलाबारी की घटना हुई है। बताया जा रहा है कि हमलावर ने इस बार एक स्कूल में ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई हैं। घटना नेशविल क्रिश्चियन स्कूल की है। गोलाबारी में 7 लोगों की मौत हुई है। बताया जा रहा है कि हमलावर एक युवती थी। संदिग्ध ने एक साइड दरवाजे के प्रवेश द्वार के माध्यम से इमारत में प्रवेश किया। उसे दूसरी मंजिल पर पुलिस ने घेरा। जवाबी कार्रवाई में उसे ढेर कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक हमलावर ने सोमवार को टेनेसी के नेशविले में एक स्कूल में गोलियां बरसाई। पुलिस मौके पर पहुंचती इससे पहले ही कई लोग गोलियों की चपेट में आ गए। कई के मारे जाने या घायल होने की आशंका जताई जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने स्कूल में हुई शूटिंग की घटना पर चिंता जाहिर करते हुए इसे बीमारी करार दिया है। चलिए अब पाकिस्तान के बारे में कुछ बात करें। आर्थिक तंगी से गुजर रहा पाकिस्तान अब जीवन रक्षक दवाओं की भारी कमी का सामना कर रहा है। पाकिस्तान की दवा नियामक प्राधिकरण की विवादास्पद मूल्य निर्धारण नीति और गिरते मूल्य वाली स्थानीय मुद्रा ने कर्ज के बोझ के तले दबे देश में आयातित और जीवन रक्षक दवाओं को भारी कमी को जन्म दिया है। मीडिया रिपोर्टों में सोमवार को यह बात सामने आई है। पाकिस्तान वर्तमान में एक बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहा है और भारी मात्रा में विदेशी ऋण एवं घटते विदेशी मुद्रा भंडार से जूझ रहा है। पिछले साल जून में विनाशकारी बाढ़ ने देश के 1/3 हिस्से को डुबो दिया था। इस वजह से 3.3 करोड़ से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं और पाकिस्तान की लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था को 12.5 अरब अमेरिकी डॉलर का आर्थिक नुकसान हुआ है। मीडिया रिपोर्ट के फार्मासिस्टों और जैविक उत्पादों के आयातक अब्दुल मन्नान के हवाले से कहा गया कि डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी मुद्रा में अत्यधिक गिरावट और पाकिस्तानी के ड्रग नियामक प्राधिकरण की विवादास्पद दवा मूल्य निर्धारण नीति के कारण जीवन रक्षक दवाओं की कीमतें कई गुना बढ़ गई हैं और आयातकों के लिए उन दवाओं को DRAP द्वारा दी गई मौजूदा कीमतों पर लाना आर्थिक रूप से अव्यवहारिक हो गया है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार डॉलर और पाकिस्तानी रुपये के बीच बड़े अंतर के कारण विक्रेताओं द्वारा अपनी आपूर्ति बंद करने के बाद सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए आयातित टीकों, कैंसर उपचारों, प्रजनन दवाओं और एनेस्थीसिया गैसों की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। जियो टीवी की रिपोर्ट में कहा गया है कि हालांकि अधिकांश दवाएं, जिनमें सिरप, टैबलेट और इंजेक्शन शामिल है, का उत्पादन स्थानीय स्तर पर किया जाता है। पाकिस्तान भारत, चीन, रूस, यूरोपीय देशों के साथ साथ अमेरिका और तुर्की से अधिकांश जैविक उत्पादों जैसे टीके, कैंसर रोधी दवाइयाँ, उपचारों को आयात करता है। पाकिस्तान की और कुछ खबरें इस प्रकार से हैं। आर्थिक संकट में घिरे पाकिस्तान में लोग दाने दाने को मोहताज हो गए हैं। पाकिस्तान में एक तरफ आम जनता भूख से मर रही है तो दूसरी तरफ अधिकारी गेहूं बेचने में मस्त हैं। आटा देश के लिए एक बड़ा संकट बनकर उभर रहा है। यही नहीं, आटे के लिए जद्दोजहद करने वाले लोग जान तक गंवा रहे हैं। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में मुफ्त में आटा बांटा जा रहा था। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जुट गई। भीड़ जुटने के कारण भगदड़ मच गई, जिससे एक महिला और एक पुरुष की मौत हो गई। वो 8 लोग घायल हो गए। पाकिस्तानी पत्रकार इफ्तिकार फिरदौस ने एक वीडियो ट्वीट कर खराब हालतों के बारे में बताया है। उन्होंने एक ट्वीट में लिखा, खैबर पख्तूनख्वा का बन्नू इलाका सबसे रूढ़िवादी क्षेत्रों में से एक है, लेकिन गरीबी की मार ऐसी है यहाँ की महिलाएं सड़क पर निकलने को मजबूर हो गई हैं। इसके साथ उन्होंने एक वीडियो ट्वीट किया जिसमें महिलाओं को सड़क पर बैठे देखा जा सकता है। उन्होंने सड़क को जाम कर रखा है। पाकिस्तान के सिंध में शनिवार को 67 अधिकारियों को 40,000 टन गेहूं चुराने के मामले में सस्पेंड कर दिया गया है। इसके साथ ही इनके खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। यह वही गेहूं था जो रूस से पाकिस्तान की भूखी जनता का पेट भरने के लिए आया था। 10 जिलों में मौजूद सरकारी गोदामों से यह गेहूं चोरी किया गया। आटा इस समय पाकिस्तानी मुद्रा में 150 रुपये से ज़्यादा की कीमत में बिक रहा है।
पाकिस्तान की सरकार को ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिर आर्थिक संकट कैसे पार पाया जाए। इन सबके बीच मुल्क के अधिकारी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के एक बयान को लेकर भारत को धमकाने में लगे हैं। भारत में तैनात रहे पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित रूस की आड़ में भारत को धमका रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, वो भारत को पाकिस्तान और चीन से संबंध सुधारने की सलाह तक दे रहे हैं। पुतिन ने कहा था कि बेलारूस के साथ हुई एक डील के बाद अब उनकी सीमा में रूस परमाणु सामरिक हथियार तैनात करेगा। उनके इस बयान को संभावित परमाणु युद्ध के तौर पर देखा जा रहा है। अब्दुल बासित ने यूट्यूब चैनल पर इस बात के विकल्प के बारे में बता रहे थे कि क्या पाकिस्तान भी रूस की तरह सामरिक हथियारों का प्रयोग कर सकता है। बासित को इससे में कहते हुए सुना जा सकता है कि भारत की तरफ से भी आजकल काफ़ी साहसी बयान दिए जा रहे हैं। वह इन बयानों के जरिए अपनी हिम्मत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इन बयानों में भारत अक्सर कहता है कि वह गिलगित बाल्टिस्तान पर कब्जा कर लेगा, पीओके को अपनी सीमा में मिला लेगा, साथ ही पाकिस्तान के सिंधु नदी का पानी रोकने की भी धमकी देता है। बासित ने कहा कि भारत ये जान ले कि पाकिस्तान भी जवाब देने की क्षमता रखता है। मुल्क नहीं चाहता कि दोनों देशों के बीच बात वहां तक पहुंच जाए जहां उनके पास कोई रास्ता न बचे। हम हरगिज़ नहीं चाहेंगे कि अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए इन हथियारों का प्रयोग करना पड़े। ये हथियार तो बस अपनी रक्षा के लिए हैं, अगर इनका प्रयोग हो जाता है तो फिर सब कुछ बदल जाएगा। बासित की माने तो भारत और पाकिस्तान की स्थिति सोवियत संघ और अमेरिका से काफ़ी अलग है। दोनों देशों के बॉर्डर जुड़े हुए हैं। अगर परमाणु हथियार या फिर सामरिक हथियारों का प्रयोग होगा तो फिर दोनों देशों पर असर पड़ेगा। इसके नतीजे काफ़ी विनाशकारी होंगे। बासित की माने तो पाकिस्तान ने इन हथियारों में महारत हासिल कर ली है। उनके मुताबिक भारत भी ये बात जानता है कि देश के सामरिक हथियार कितने खतरनाक साबित होंगे। अगर वह दिन आया जब पाकिस्तान को ये हथियार इस्तेमाल करने पड़े तो ठीक नहीं होगा। अगर भारत गिलगित बाल्टिस्तान या पीओके पर कोई कदम उठाता है या फिर पाकिस्तान की तरफ आने वाले पानी को रोकने की कोशिश करता है तो फिर देश के सामने कई चुनौतियाँ होंगी। बासित यही नहीं रुके बल्कि वह भारत को धमकाने लगे। उन्होंने कहा कि अगर भारत ने कोई भी दुस्साहस दिखाया तो फिर पहले जवाब सामरिक हथियारों से दिया जाएगा। उनका कहना है कि पाकिस्तान ने पारंपरिक हथियार तो भारत को मुश्किल वक्त दिखा ही सकते हैं, साथ ही साथ उसने अपना परमाणु जखीरा भी बढ़ा लिया है। ये भारत के हित में है कि वो पाकिस्तान और चीन के साथ रिश्तों को ठीक करे। बासित ने कहा कि कश्मीर का मामला जब तक नहीं सुलझता तब तक भरोसा लंबे समय तक दोनों देशों के रिश्ते नहीं चल सकते और क्षेत्रीय सहयोग भी संभव नहीं है। उन्होंने कहा पाकिस्तान ने साल 2005 और 2007 में कश्मीर को लेकर जो पहल की वो सभी उपाय धरे के धरे रह गए हैं। भारत को अगर पाकिस्तान के साथ शांति चाहिए तो उसे कश्मीर का मुद्दा सुलझाना ही होगा। एक और खबर पाकिस्तान से आ रही है कि पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी लगातार कम होती जा रही है। एक आंकड़े के मुताबिक पाकिस्तान में 22,10,000 हिंदू हैं, जो कुल आबादी का लगभग 1% से ज़्यादा है। अपने अल्पसंख्यकों का हक छीनने वाला पाकिस्तान अब इतनी कम आबादी से भी जैसे डरा हुआ है। अब पाकिस्तान की सरकार हिंदुओं को बांटने में लगी है। शहबाज शरीफ ने जनगणना के फॉर्म में धर्म के विकल्प में अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट का विकल्प भी रखा है। पाकिस्तानी पत्रकार विनगास ने एक ट्वीट में लिखा, पाकिस्तान की जनगणना में अनुसूचित जाति को एक धर्म के तौर पर दिखाया गया है। क्या वे हमें एक धर्म के रूप में अनुसूचित जाति के बारे में बताएंगे? यह हिंदुओं के बीच एक विभाजन है जो सरकार की ओर से शुरू किया गया है। अगर सरकार हिंदुओं की रक्षा नहीं कर सकती तो उन्हें बांटना बंद करना चाहिए। सिंध सरकार कहाँ है? उन्होंने जनगणना से जुड़ा फॉर्म शेयर किया जिसमें धर्म के विकल्प में मुस्लिम, ईसाई, हिंदू, अहमदी, अनुसूचित जाति और अन्य का विकल्प दिया गया है। पाकिस्तान ने मार्च में पहली बार डिजिटल जनगणना की शुरुआत की है। शहबाज सरकार का कहना है कि यह आगे की योजनाएं बनाने में महत्वपूर्ण होगा। सेंटर फॉर पीस एंड जस्टिस पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुओं की आबादी 22,10,566 है। ये देश की रजिस्टर्ड आबादी का 1.1% है। पाकिस्तान में नाडरा की रिपोर्ट के मुताबिक अल्पसंख्यक 5% हैं। वहीं इसमें हिंदू सबसे बड़ी आबादी है। मुस्लिमों की आबादी 18,25,00,000 है। पाकिस्तान ने मार्च में पहली बार डिजिटल जनगणना की शुरुआत की है। शहबाज सरकार का कहना है कि आगे की योजनाएं बनाने में महत्वपूर्ण होगा। अब हम बात कर ले अमृतपाल सिंह की। भगोड़े कट्टरपंथी अलगाववादी अमृतपाल सिंह को कहीं अन्य भागने से रोकने के भारत सरकार के अनुरोध पर नेपाल ने उसे निगरानी सूची में डाल दिया है। भारत ने नेपाल सरकार से अनुरोध किया है कि वह अमृतपाल को किसी तीसरे देश में भागने की अनुमति न दे और यदि वह भारतीय पासपोर्ट या किसी अन्य फर्जी पासपोर्ट का इस्तेमाल करके भागने का प्रयास करता है तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाए। ऐसा माना जा रहा है कि अमृतपाल नेपाल में छिपा है। अधिकारियों ने बताया कि आव्रजन विभाग ने भारत सरकार के अनुरोध पर अमृतपाल को अपनी निगरानी सूची में रखा है। विभाग ने सूचना अधिकारी कमल प्रसाद पांडे ने कहा कि हमें भारतीय दूतावास से एक लिखित नोट प्राप्त हुआ है और अमृतपाल के पासपोर्ट की एक प्रति भी मिली है। भारत ने आशंका व्यक्त की कि अमृतपाल संभवतः नेपाल में प्रवेश कर चुका है।
पांडे ने कहा कि भारतीय दूतावास के एक नोट लिखकर विभाग से अनुरोध किया है कि अलगाववादी अमृतपाल को निगरानी सूची में रखा जाए। काठमांडू पोस्ट अखबार ने खबर दी है कि काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास ने शनिवार को वाणिज्य सेवा विभाग को भेजे पत्र में यहां की विभिन्न सरकारी एजेंसियों से अनुरोध किया कि यदि अमृतपाल नेपाल से भागने की कोशिश करता है तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाए। अखबार ने एक पत्र का हवाला देते हुए कहा कि सिंह फिलहाल नेपाल में छिपा हुआ है। अखबार ने संबंधित पत्र की एक प्रति उसके पास होने का दावा किया है। समाचार पत्र ने कहा है कि सम्मानित मंत्रालय से अनुरोध किया जाता है कि वह आव्रजन विभाग को सूचित करे कि अमृतपाल सिंह को नेपाल के माध्यम से किसी तीसरे देश की यात्रा करने की अनुमति न दी जाए और यदि वह इस मिशन की सूचना के तहत भारतीय पासपोर्ट या किसी अन्य फर्जी पासपोर्ट का इस्तेमाल करके नेपाल से भागने का प्रयास करता है तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाए। आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।